क्योंकि मेरा मानना है जितने भी यंगस्टर हैं 20, 21, 22 साल के, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। कर्जा था मेरे ऊपर तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मतलब नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। स्टिल वो एक ही बात पूछ रही है कि मुझसे शादी करना चाहते हो तो पैसा है कितना। आपका डीएनए आपको बचत करने के लिए रोकता है और खर्च करने के लिए क्यों उकसाता है। अगर मेरे से आप पर्सनल पूछोगे तो मैं जॉब के फेवर में नहीं हूँ। रियल एस्टेट और गोल्ड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 200 करोड़ के मालिक हैं, आपकी बात सुन के तो मैं सोचता हूँ इतने तो मैंने भी नहीं कमाया यार अपनी बात सुनकर। धरती पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती ही है। इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू फिन पॉडकास्ट। आज हमारे इस चैनल पे एक ऐसी पर्सनालिटी आए हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। लास्ट कई डेकेड्स में उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, उनमें से एक मैं भी हूँ। आज हमारे साथ हैं सोनू शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर कि आप महात्मा जी टेक्निकल चैनल पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश बुलाने के लिए। सर आज सच में मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देखता हूँ, फिर लकीली मैं खुद यूट्यूब पे आ गया और कहते हैं यूट्यूब ने मुझे आपसे मिला दिया। मतलब मेरे लिए सपना था, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी बातें दिल की कह दूँ। मुझे याद है किसी ने मुझे पहली बार जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था और उन्होंने कहा यार एक अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में जाने की, और मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो मैं पहली बार एक सेशंस में गया था, वहाँ आपकी पर्सनालिटी, वो जो आपका ऑरा था, मतलब मुझे अभी भी याद है वो आपकी वॉक जब आप निकल के गए स्टेज पे चले, मुझे लगा यार मुझे इनकी तरह बनना है। मुझे आपके 2-3 लाइन आज से 15 साल पहले याद है, जब आपने शायद एक पंडित जी वाला एग्जाम्पल दिया था कि पंडित जी कह रहे थे जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं। वो एग्जाम्पल आज भी मुझे याद है। अरे हाँ, पुरानी स्टोरी है। थैंक यू सो मच सर कि मैं बहुत प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि सर के साथ में हूँ। सर बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पूछे हैं। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि अभी बहुत सारे लोगों की एज ना 20, 23, 24 की जो एज होती है, इसमें करियर का चुनाव करते हैं कि भाई ये वाला करियर लूँ या ना लूँ, रिश्तेदार ये कर रहे हैं हम भी ये कर लें, अरे यार उसने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए इस वाले सेगमेंट में जाके, और बहुत डरते भी हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको अपना करियर चुनते वक्त? देखो, मैं सबसे पहले तो अमरीश, जितने भी यंगस्टर आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा सा कड़वा और एक हार्ड बात बता देता हूँ। सोशल मीडिया की चकाचौंध से बचना है यार, करियर सिलेक्ट करते वक्त, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। वो सोशल मीडिया की एक ऐसी चकाचौंध है आज कि जहाँ आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी की कार, मकान, लाइफस्टाइल को देखकर। और सोशल मीडिया पे कोई अपने चैलेंजेस तो डालता नहीं है, सोशल मीडिया पे तो अचीवमेंट डाली जाती हैं। तो जब भी आप अपना करियर चुनो तो वो पैरामीटर सोशल मीडिया का लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए किसी को देखकर कि कोई लैम्बोर्गिनी चला रहा है, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई ऑडी चला रहा है, किसी के फ़ैन हैं, कोई ये कोई वो। नो, सोशल मीडिया से इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पैमाना नहीं होना चाहिए अपना करियर चुनने का। करियर वो चुनो जिसमें आपको खुद को अच्छा लगता हो, इन्फ्लुएंस हो के नहीं, जिसमें आपकी खुद की एक मन लगता हो कि यार ये काम मैं बिना पैसे के भी कर सकता हूँ। मज़ा तो उसी चीज़ में है ना जी। और क्योंकि हर चीज़ को अगर पैसे के लिए किया जाएगा तो फिर कुछ समय के बाद वही चीज़ बोझ लगने लग जाती है। तो वो जिसमें खुद का मन लगता हो, जो को खुद करने में प्रसन्नता होती हो, जिसको करते वक्त आप घड़ी ना देखें, जिसको करते वक्त देखकर आप जिसको आप 24 घंटे भी कर सकते हैं, 48 घंटे भी कर सकते हैं बिना थके बिना रुके, वो उस डायरेक्शन में आपको अपना करियर परस्यू करना चाहिए बनस्पत सोशल मीडिया की चकाचौंध से प्रभावित होकर। क्योंकि सोशल मीडिया जहाँ बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, वहाँ सोशल मीडिया का एक छोटा सा ये ड्रॉबैक भी है कि आज 19 साल, 20 साल, 21 साल के लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया की चकाचौंध और लाइफस्टाइल से। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोने का हिरन कभी नहीं होता। तो बस अपना करियर चुनते वक्त अपनी आत्मा की आवाज़ ज़्यादा सुने और सोशल मीडिया को कम देखें। ओके, ग्रेट सर। जैसा आपने बताया सोशल मीडिया के बारे में, तो रिलेटेड टू, क्योंकि बहुत सारे लोग चुन लेते हैं कि यार मुझे भी क्रिएटर बनना है या ट्रेडर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और समहाउ कुछ टाइम काम करने के बाद, क्योंकि करियर तो अच्छा था, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में, उनके अपने चैलेंजेस हैं, नहीं बन पाए, बट वहाँ जब वो फेलियर का सामना करते हैं तो डेफिनेटली जब आपने भी शुरुआत करी होगी
जब आप स्टेज पे पहली बार आए होंगे तो आपको भी शायद क्या फील हुआ होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। मुझे तो याद है जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो वो मेरे एक सीनियर थे जो मुझे बोलते थे कि यार तू स्टेज पे जाया कर। तो मैं बहुत छोटा था, कोई 20-21 साल का रहूँगा। ओके। तो मैंने बोला यार मैं 200 लोगों के सामने कैसे बात करूँगा, 400 आंखें देख रही हैं मुझे, मतलब बड़ा मतलब मुझे लगता है कि मौत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो फियर है वो स्टेज फियर है। कि एक तो आदमी मौत से डरता है एक डरता है कि पब्लिक के सामने खड़ा होकर कैसे बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं होता यार, नॉर्मल है, ऐसा समझ गोभी का खेत है, गोभी गोभी लगे हैं और तूने भाषण देना है। तो मैंने बोला सोचने से थोड़ी ना यार, लोग तो बैठे ही हैं ना। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने बोला कि तू स्टेज पे जा, अगर घबराएगा तो मुझे कॉल कर लियो, मैं आके संभाल लूँगा। तो उन्होंने मुझे झांसे में लिया, मैं झांसे में आ गया और उन्होंने कहा मैं पीछे ही बैठा हूँ, मुझे कॉल कर लियो। तो मैं उनके कहने से स्टेज पे चला गया और जैसे ही मैंने 2 मिनट बात शुरू करी तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे तो पसीने छूट गए। तो मेरे को लगा कि मैं उनको बुला लेना चाहिए और जैसे ही मैंने देखा तो वो तो भाई साहब रूम से बाहर ही चले गए कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था जी। कि मुझे स्टेज पे बात करनी ही करनी थी। लेकिन वो एक ऐसा धक्का था जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर वो धक्का नहीं मारा जाता तो शायद मैं कभी चाहता ही नहीं। तो वहाँ से वो हिच खुल गई, झिझक खुल गई और ये समझ में आ गया कि मारेंगे थोड़ी यार अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, मार थोड़ी पड़ेगी। और 20-21 साल की उम्र थी, कुछ गलत भी निकल जाएगा तो सब लोग ऐसा, मतलब कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं थी। तो पहला टाइम था जब स्टेज पे गए। बट ऑब्वियस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत हाथ कांपे, पसीने पसीने हो गए, ऐसा लगा कि कोई किसी ने केडली निकाल ली है मेरी लेकिन वो हर किसी की शुरुआत ऐसी ही होती है। स्टेज का फियर बहुत बड़ा फियर होता है। जो लोग स्टेज पर हैं वो शायद अब इस बात को उतना नहीं समझ पाते, लेकिन जो लोग नहीं हैं स्टेज पर उनसे आप पूछेंगे ना तो स्टेज का फियर बहुत बड़ा फियर है। ओके। आपकी बातों से सर एक बात समझ आ रही है कि आपने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब वो थे पर वहाँ से वो चले गए, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। आजकल के यंगस्टर के पास मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मल्टीपल ऑप्शन चुन रखे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे आजकल, पहले अगर आपके टाइम पे या मैं अपने टाइम की भी शुरुआत की बात करूं, अगर मुझे किसी मिलेनियर के बारे में जानना हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। इनफैक्ट यूट्यूब भी इतना बढ़िया नहीं था। बट आज लोग बिलियनर का इंटरव्यू सुनते हैं, वो 10 ऑप्शंस हैं। तो क्या क्या ये भी एक चैलेंज है कि लोग 4-5 ऑप्शंस हमेशा लेके चलते हैं, इस वजह से किसी एक में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, मेरे को तो लगता है अच्छी चीज़ भी है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है कि अगर आप, आज पॉडकास्ट का ज़माना है, ठीक है, आप और हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यार एक पॉडकास्ट भी शायद 10 किताब पढ़ने के बराबर होगा। ओके। क्योंकि जो व्यक्ति पॉडकास्ट में पूछ रहा है वो अपने आप में टैलेंटेड है, जो पॉडकास्ट में आंसर दे रहा है उसके पास अपना 18-20 साल का एक्सपीरियंस है। तो पूछने वाला अपने टैलेंट के हिसाब से सवाल पूछ रहा है, बताने वाला अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आंसर कर रहा है। तो मुझे लगता है 1 घंटे का पॉडकास्ट भी आज की रेट में बहुत सारे लोगों के लिए शायद इक्वल टू रीडिंग 10-12 बुक्स है। ओके। तो ये तो अच्छी चीज़ है यार कि उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं सीखने के लिए। लेकिन सीखने के बाद जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो मैं फिर अपने पहले वाले जवाब पे आता हूँ कि फिर इन्फ्लुएंस होके डिसीजन नहीं लेना, डाटा इकट्ठा करना है, लेकिन आखिरी में डिसीजन खुद से लेना है, अपने सोच समझ के लेना है। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा है यार, दिखता छोटा है लेकिन होता बहुत बड़ा है, और एक गलत पटरी आपको किसी और रास्ते पे ले जा सकता है। तो जब आपके पास मौके हैं यूट्यूब पे लोगों का सुनने के लिए तो एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको तो कोई ख़राब चीज़ नहीं मानता। ओके। सर आपकी नज़र में सक्सेस का पैमाना क्या है? यार मेरी नज़र में तो बड़ा सिंपल का सक्सेस का पैमाना है, मैं बहुत जगह बता भी चुका हूँ। 2 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये, मैं ये मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने कितना पैसा बनाया, मेरे लिए मैटर ये करता है कि पैसा कैसे बनाया जा रहा है। मैं 2 चीज़ों को अगर हाँ कर लेता आज तो हो सकता है मैं 200-300 करोड़ रुपए फालतू कमा लेता, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मुझे ये नहीं करना है। तो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कमा रहे हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम सब छूट जाएगा। भाई कितना जिएंगे और 10 साल 20 साल 30 साल, भाई यही एज है ना, अभी 46 हो गया मैं भाई, बहुत अच्छा लाइफ यंग सर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब बहुत अच्छा ज़िंदगी जी लेंगे तो 25-30 साल, यही तो लाइफ स्पैन है ना, तो छूट जाएगा सब। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़िंदगी के जो प्राइम टाइम के जो साल थे उससे आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करके गए या सोसाइटी को बदहाल बना के गए। पैसा दोनों तरीके से ही कमाया जा सकता है, कंट्रीब्यूट करके भी कमाया जा सकता है और बदहाल बना के भी कमाया जा सकता है। हिंदुस्तान में दोनों ही तरह के लोग हैं, जो सोसाइटी को बदहाल भी बना रहे हैं बहुत सारा ऐसा काम करके जो नहीं करना चाहिए।
एक दो अगर आप लोगों को एडवाइस कर पाएँ अगर यार मैं कि तो क्या नहीं बहुत करना सारी चीज़ें हैं। कोई गुटखा बेच रहा है, कोई तंबाकू बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई चरस अफीम गांजा बेच रहा है, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं। उनके पास हमसे 1000 गुना ज़्यादा पैसे होंगे हमसे 10 गुना महंगी गाड़ी चला रहे होंगे, चार्टर्ड प्लेन भी होंगे उनके पास। अगर हम सब भी वो करने लग जाएं तो हो सकता है हम भी कुछ पैसे फालतू बना लें। बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं हमारे पास करने के लिए, सोशल मीडिया पे ब्रांड प्रमोशंस के लिए आते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम कर लेते तो 100 200 500 करोड़ रुपए हम भी कमा लेते। लेकिन हमारी डिक्शनरी में उनके लिए सिर्फ नो है, NO, कि नहीं करेंगे यार। फिर भी सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सामने से ऑफर तो आया होगा सर कि मतलब इतना आपको एक वीडियो का बहुत, दे रहा अरे है, सर ऐसा ऐसा आता है कि कभी कभी तो लालच भी कोई आ एक जाती है। नंबर वो लालच मैं तो एक कह रहा हूँ नंबर कभी से। कभी तो लालच भी आ जाती है अच्छा यार कि यार अच्छा उसमें कहानी क्या है, फिर वो आपको 10 एग्जाम्पल देंगे, देखो ये भी तो कर रहे हैं। अच्छा और ये कैसे थोड़ी ना इनकी छवि खराब है या इनकी गुडविल कोई ऐसी बेकार है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आजकल सब चलता है। तो मैंने बोला यार हमारे नहीं चलता, हमारा जो अपब्रिंगिंग है ना, जो हमारे संस्कार है वो हमको अलाउ नहीं करते करने के लिए यार। और अगर भगवान को देना ही होगा ना तो वो और रास्ते दे देगा, अगर उसको हमको देना ही होगा तो और रास्ते से दे देगा। मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं करता। तो मेरे वो टीम वाले ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कभी कभी, अरे सर क्या फ़र्क पड़ता है। अरे मैंने कहा भाई ऊपर बहुत जवाब देने पड़ेंगे, मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, आज अगर किसी का गलत किया तो बहुत क्या कहते हैं नुकसान उठाना पड़ेगा, मुझे नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात सफलता की, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके बच्चे अगर आप जैसा नहीं बनना चाहते तो आप सफल नहीं हैं। ओके मेरा तो अलग पैरामीटर है कि जब मैं घर जाऊँ या जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो वो मेरे अंदर अपना रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। क्योंकि बच्चे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली तो बनना चाहते हैं बाप जैसा नहीं बनना चाहते। पैसा हो कि ना हो, लेकिन बच्चा को ये लगना चाहिए यार कि पापा ने हमारा परवरिश अच्छे से किया, कम पैसे भी थे तो भी इन्होंने हमारा ध्यान अच्छे से रखा। गुब्बारा मैंने मांगा तो गुब्बारा दिला दिया, चॉकलेट मैंने मांगी तो कहीं पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी पापा ने मेरे लिए अरेंज किया, कंधे पे बिठा के दशहरा दिखाने ले गए, वो छोटी छोटी खुशियाँ दी अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी। तो अगर हम कल को पिता बने या माँ बने तो हम अपने बाप जैसा या अपनी माँ जैसा ज़रूर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा है ये। आपके पास 1000 करोड़ हों, 10,000 करोड़ हों और बच्चा बोले किस जैसा बन जाऊंगा, इस जैसा नहीं बनूंगा, ये कोई बाप है? तो मैं चाहता हूँ आप 1000 करोड़ कमाने के बाद भी फेल हो गए ज़िंदगी में। तो मेरा पैरामीटर थोड़ा सा अलग है, अब सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। नहीं नहीं सब बिल्कुल सही है, मतलब सीरियसली मैं तो बहुत बातों में ही चला गया था, फिर मुझे पता चला कि मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, मैं तो बहुत डीप सुनने में चला गया। और सच में ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि बच्चों को अपने बाप जैसा बनना है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली मैं भी इस बात पे बहुत अमल करूँगा। सर बात बिल्कुल सही चल रही है, हम लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं। अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि दो तरीके के लोग हैं पैसे कमाने के, दोनों तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कमा रहा है, तरीका कौन सा है वो मैटर करता है। अब आजकल का ना सर्कल बड़ा मैटर करता है सर, कि आपका सर्कल किस तरीके से है। आजकल की जो यूथ है जो 25 की है, 30 की मैं कह सकता हूँ, ये अपना एक सर्कल ढूंढना चाहते हैं बढ़िया। कोई एक 4 तरीके आप बता सकें, क्योंकि आपने इतने सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है, वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं जिनके पास 1000 करोड़ की कंपनीज़ हैं, तो उनके पास 4 ऐसे लोग जो वो आसपास रखते हैं, कुछ तो उनका एक फ्रेंड सर्कल होगा जो आपने जानने की कोशिश करी, या आपका एक सर्कल जो आप लोगों को बता पाएँ कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना है, पैसे वाले बनने हैं सही तरीके से, तो इन 4 सर्कल में घूमो यार। 4 क्या, आपको 40 लोगों का सर्कल बना सकते हो आप, और ओके बहुत अच्छे लोगों का बना सकते हो। मुझे लगता है अगर आपको अपना दोस्त बनाना है तो आप गांधी को दोस्त बनाओ, आप दोस्त बनाओ विवेकानंद को, आप दोस्त बना सकते हो APJ अब्दुल कलाम को, आप दोस्त बना सकते हो सचिन तेंदुलकर को। अब आप बोलेंगे इनको दोस्त हम कैसे बना सकते हैं? आप महात्मा गांधी को पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप जेफ बेजोस को पढ़िए, आप बिल गेट्स को पढ़िए। मॉर्निंग में अगर आप सवेरे गांधी को पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है कि आप गांधी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ओके और किसी को पढ़ने का मतलब क्या होता है? किसी को पढ़ने का मतलब यही होता है कि उसने जीवन में जो कुछ पाया है या जो उसका नज़रिया रहा है जीवन जीने का, आप उसको पढ़ के, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, उसके ऊपर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी होंगी, अपना लाइफ का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो आपकी एसोसिएशन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदा लोगों के साथ ही हो सकती है, ओके आपकी एसोसिएशन उन लोगों के साथ भी हो सकती है जो इस दुनिया में नहीं है। और आप सिलेक्ट करिए, आप पढ़िए गांधी को, आप विवेकानंद को पढ़िए, आप कलाम साहब को पढ़िए। और न जाने कितने ही ऐसे तमाम दुनिया में धुरंधर पैदा हुए हैं यार,
आप उनका किताब पढ़िए, उनका जीवनी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनका लाइफ को स्टडी करिए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा एसोसिएशन क्या हो सकता है कि आपके बेड के दाहिनी तरफ गांधी पड़े हैं और बेड के दाहिनी तरफ विवेकानंद हैं और आपके हाथ में शायद किसी और महानुभाव की जीवनी है, आपके पास रामकृष्ण परमहंस की किताब आपके हाथ में है। तो ऐसे लोगों की संगत अगर आपकी हो और आप सोचो अगर 3-4 साल आप ऐसे लोगों को पढ़ सको, तो मुझे लगता नहीं कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस के किसी चिंटू की ज़रूरत पड़ेगी दोस्ती करने के लिए। ओके, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सही गई सर। इससे मुझे समझ आता है कि आप बुक्स काफ़ी पढ़ते हैं, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। कुछ चीज़ें अगर आप रिकमेंड करें, 1-2 बुक्स रिकमेंड करें लोगों को पढ़ने के लिए आज के टाइम। मैं तो यार जो भी 20 साल 21 साल का लड़का है जो अपनी अभी यौवन अवस्था में है और आगे बढ़ना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, उसको एक किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए अपने जीवन के शुरुआती दौर में। क्लार्सन का किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मैं चाहूँगा जब ये पॉडकास्ट आप लाइव करेंगे तो फोटोग्राफ लगा देना जी, सो दैट वो किताब बिके। कोई 70 साल 60 साल पहले लिखा गया किताब था, लेकिन वो फाइनेंस के बारे में बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस को क्लियर कर देता है। क्योंकि मेरा मानना है जितने भी यंगस्टर हैं 20, 21, 22 साल के, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है यार। ओके, आजकल का जो यंगस्टर है मतलब वो सुपर टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई टैलेंट की कमी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि जितना एक्सपोजर उसको मिल रहा है हमको नहीं मिला था। उसके पास 50-100 लोगों के पॉडकास्ट देखने का टाइम है, फ्री में देख सकता है, बातें सुन सकता है, सीख सकता है। हमारे और आपके पास तो शायद नहीं था, नहीं था। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया ने ही उसको डिस्ट्रैक्ट किया है। सिक्के के दोनों पहलू हैं ना, तो अच्छा पहलू तो ये है कि उसको अच्छा चीज़ मिल रही है, और बुरा पहलू ये है अच्छा और बुरा मिक्स है, तो उसको पता नहीं चल रहा है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। राइट। प्यार मोहब्बत का जो ये उम्र है ना 20-21 साल का, जब हार्मोन्स जम करते हैं तो ये बड़ा ख़तरनाक उम्र है। जिससे प्यार हो जाता है उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो प्यार तो बहुत पाक साफ चीज़ है, प्यार बीच में आ गया बात करते करते। लेकिन मैं सबसे जो 20-21 साल 22 साल के लोगों को सुन रहे हैं मुझे यार, उनको एक ही बात बोलूँगा कि फाइनेंशियल अच्छे करना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। एक विंबलडन का मैच हुआ और उस मैच में स्टेफी ग्राफ खेल रही थी, दुनिया की सबसे कामयाब लेडी और वर्ल्ड नंबर 1। तो मैच खेलने के दौरान ऑडियंस में किसी ने पूछा उससे, विल यू मैरी मी? फ़ैन रहा होगा कोई, टिकट खरीद, सबसे महंगा टिकट बिकता है विंबलडन का, तो विल यू मैरी मी? तो उसके हाथ में रैकेट था, तो शी पॉज फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड वो रुकी, बॉल हाथ में थी, एक हाथ में रैकेट था, फिर उस दिशा में देखी जहाँ से आवाज़ आई थी, तो उसने पूछा हाउ मच मनी डू यू हैव, कि पैसा कितना है तेरे पास? तो वो लेडी जो दुनिया की सबसे मतलब नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, स्टिल वो एक ही बात पूछ रही है कि मुझसे शादी करना चाहते हो तो पैसा है कितना। तो आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है यार। देखो प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा तो वहाँ फ़ीस लगेगी, जब राशन वाले से राशन आएगा तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा, और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाए यार, प्यार करे, प्यार की कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्यार करने के कारण फाइनेंस को निगलेक्ट करना महाबेवकूफ़ी होगी और भयंकर अपराध होगा। क्योंकि ज़िंदगी प्यार के सहारे कटती है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़िंदगी पैसे के सहारे कटती है। अभी कॉफ़ी विद करण में सारा अली खान करण जौहर के किसी बात का जवाब दे रही थी, तो करण जौहर ने पूछा उससे आप किससे डेट करना चाहेंगी, तो बोला आई वांट टू डेट कार्तिक आर्यन। तो सैफ अली खान साथ में बैठे थे, तो सैफ अली खान ने पूछा कितना पैसा है उसके पास? पैसा कितना है उसके पास, और अगर पैसा बहुत है तो ले जाए तुझे। मतलब वो इतने सफल लोग हैं, स्टिल उनको ये पता है कि पैसे का बहुत बड़ा रोल है। तो यंगस्टर जो 20, 21, 22, 23 साल के हैं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ यार, खूब प्यार करिए, बहुत पाक चीज़ है प्यार, प्यार अच्छा भी बना देता है, लेकिन फाइनेंसेस को इग्नोर करके बिल्कुल नहीं। राइट, ग्रेट सर। आपके आंसर से ही कुछ सवाल मेरे माइंड में आए। जब आपने अपना करियर शुरू किया होगा सर, तो फर्स्ट मंथ आया होगा, मैं जानना चाहूँगा कि वो मंथ कैसा था, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी कि आपने कितना पैसा बनाया, और पूरी लाइफ करियर में अभी अब तक कोई एक ऐसा महीना जहाँ पे आपको लगा यार सोनू हो गया यार, अब बस कोई एक अमाउंट हिट हुआ हो, कुछ इसके बारे में डिस्कस कर पाएँ। मतलब पहला महीना तो याद भी नहीं आ रहा, अभी तो बहुत टाइम हो गया यार कि ओके, कोई एक अमाउंट मिला हो आपको, मैं बस वो जानना चाह हाँ, रहा हूँ। पहली सैलरी मिली थी, मैं नौकरी करता था पहले, जी, जो मेरा पहला जॉब था वो मैं जहाँ रहता हूँ
वहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर दूर एक कंपनी थी, इंडोपोल फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो वहाँ हमारे एक नॉन चाचा जी थे, वो अकाउंट ऑफिसर थे। तो हमने वहाँ जॉब स्टार्ट किया 99 में। तो 2000 रुपये मिले थे ओके। और 100 के 20 नोट थे। वाइट कलर का एक एनवलप था जो मुझे मिले। तो मैंने घर आके अपने दादाजी को दिए, पहली कमाई है। तो वो पहली कमाई थी तो याद है, इसलिए आज तक 99 के बाद तक 25-26 साल हो गए। और मतलब वो टाइम का मैं वेट कर रहा हूँ जब मैं ये बोलूँगा हाँ मज़ा आ गया। वो टाइम अभी तक आया नहीं है। अच्छा। वो अभी ऐसा कुछ खास किया नहीं ज़िंदगी में। नहीं सर, कुछ कर लूँगा तो मैं ज़रूर अगले पॉडकास्ट में बताऊँगा अमरीश कि हाँ यार वो मैंने हिट कर दिया। ओके, ग्रेट सर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर मेरा नेक्स्ट, क्योंकि हमने आपको देखा है, आप, मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में जो सेशंस जितने भी मैंने देखे आपसे ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव लोगों को करते हुए, मतलब मुझे होंगे आई डोंट नो, बट मैंने तो सिर्फ आपको देखा है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स आप जाके और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लाखों लोगों को आपने ट्रेन किया है। वहाँ पे दो तरीके के लोग मिलते हैं सर आपको, एक वो जो एम्प्लॉय माइंडसेट के हैं, एक वो जो एम्प्लॉयर माइंडसेट है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यार उनको लाइफ में करना क्या है, मतलब उनको क्या जॉब माइंडसेट, क्योंकि पैसे दोनों से बनते हैं सर। ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लाइफ में ख़राब कर रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे, मतलब लोग बहुत दुविधा में हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं वो, कि हम खुद का अपना स्टार्टअप कैसे करें। जी। नहीं यार, मैं तो अगर मेरे से आप पर्सनल पूछोगे तो मैं जॉब के फेवर में नहीं हूँ। ओके। पर्सनल अगर आप पूछोगे, लेकिन कोई कर रहा है तो मेरी उसको शुभकामनाएं हैं। मतलब ठीक है। भाई हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं करेगा, हर आदमी की अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती हैं। बट एक माइंडसेट क्या है सर, मतलब देखो, चेंज करने का? ये डिपेंड करता है, डीएनए के अंदर भी बहुत बहुत बड़ा प्ले करता है, और ये आपकी सराउंडिंग से भी डिटरमाइन होता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। यूपी बिहार में आप चले जाओ तो आप 100 से पूछोगे ना तो शायद 100 के 100 लोग बोलेंगे नौकरी करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सरकारी बाबू बनना है। गुजरात चले जाओ, धंधा करना है। अगर वहाँ किसी से आपने बोला ना कि तेरे को नौकरी करनी है तो उसको ऐसा लगेगा मेरे से किसी ने किडनी मांग ली मेरी। लोग वही हैं, ओके। अलग अलग स्टेट है बस, क्योंकि आसपास का वातावरण, आसपास की सराउंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके माइंडसेट को चेंज करने में। यूपी बिहार में जिस तरह के माइंडसेट है, जिस तरह के लोग हैं, वहाँ पर नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। गुजरात चले जाएं, धंधा करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस माहौल के अंदर पले बड़े हैं। पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे लगता है यार कि अपना बिजनेस होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। जॉब विल ओनली गिव यू लिविंग, अपना काम विल गिव यू फॉर्चून। मतलब लिविंग अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन फॉर्चून तो फिर फॉर्चून है यार, वो सुपर फाइन है वो। मतलब वो अलग चीज़ है यार। वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसके अंदर, क्योंकि बिज़नेस करना आसान नहीं होता। जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि बिज़नेस में रोज़ नए चैलेंज हैं। आप कामयाब नहीं हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस हैं, आप थोड़ा सा कामयाब हुए तो चैलेंजेस का स्तर बदल जाता है, थोड़े और सक्सेसफुल हो गए तो अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो जिस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते रहते हैं वैसे वैसे माइंडसेट बड़ा होता जाता है, आपका पैराशूट और बड़ा बड़ा खुलता जाता है। आप वो बन जाते हैं जो 20 साल नौकरी करने के बाद कभी नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी के अंदर आपको एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ चैलेंज ही देखना पड़ता है। क्योंकि बाकी के चैलेंज तो आपका मालिक देख रहा है जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो मालिक है उसके पास तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई लायबिलिटी, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई कहानी। कभी गवर्नमेंट रूल बदल गए, कभी माल ख़त्म हो गया, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, कभी कुरियर संबंधित इश्यूज़ हैं, कभी कंपटीशन उनकी बजा रहा है, कभी रेट का। मतलब वो इतने चैलेंजेस हैं ना कि वो उनसे लड़ता 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 बहुत कुछ सीख जाता है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम 20 साल में आप क्या हो रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना यार। अब वो बहुत सीधी सी लाइन है कि जब किसी ने अपनी जॉब छोड़ी तो उससे पूछा कि यार तूने जॉब छोड़ दी, अब तू क्या करेगा? तो पहले तो तू 10 से 6 की नौकरी करता था। उसने कहा अब 10 से 6 की नौकरी नहीं, अब 24 घंटे की नौकरी करनी है मुझे। तो बिल्कुल रियलिटी है सर कि हर जगह चैलेंजेस आते हैं, और वो एक लिमिटेड चैलेंजेस हैं। जब वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करेगा तो वो एक कंप्लीट चैलेंज में आ पाएगा। सर आपने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया है, मतलब हर बंदा जब डिमोटिवेट होता है आपकी वीडियोस देखता है। मैं कई बार मेरे को मौका मिला आपके साथ ट्रैवल करने का, और जब मैं आपके साथ ट्रैवल करता हूँ तो एयरपोर्ट पे या जिस भी होटल में हर कोई आपसे आके मिल रहा है कि सर मैंने आपकी वीडियोस देख के मैंने ये जीवन में बदलाव किए। ये मेरे आंखों के सामने की बातें हैं। बट आप कभी ऐसा होता है जब आप खुद लो फील करते हो और हाँ यार, आपके जीवन में बहुत बार होता है यार। ह्यूमन बीइंग है, रोबोट फिर थोड़ी। मोटिवेट अपने आप को खड़ा कैसे करते हैं दोबारा? देखो, कोई जो आदमी बोले कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, मुझे लगता है झूठ ही बोल रहा है यार। ओके। इस दुनिया में कोई भगवान का अवतार नहीं है।
कि उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी यार। इवन तो भगवान भी जब धरती पर आए तो वो भी डिमोटिवेट हुए ही ना। भगवान राम की बीवी को कोई ले गया, सीता माता को, तो वो भी तो रो ही रहे हैं। तो रोना क्या, डिमोटिवेशन ही तो एक तरह का। तो हर दुनिया में हर आदमी होता है, जो बोले कि मैं नहीं होता, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर आपको ये याद करना पड़ता है कि आपने अपना सफ़र किन हालातों में शुरू किया था और आज जहाँ पर हैं आप उससे बहुत बेहतर हैं। भाई जब हमने स्टार्ट किया था अपना करियर तो कुछ भी नहीं था ना, मतलब कर्जा था मेरे ऊपर। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आज से कोई 26 साल पहले, 3 लाख रुपए कर्ज के साथ अपना करियर स्टार्ट किया। तो आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार बहुत अच्छा है यार, बहुत बेहतर है यार। तो वहाँ से तो यहाँ अगर पहुँच गए तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। फिर आखिरी में अमरीश, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ समझ में आती है ना, वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ मैं। और वो ये है कि तो आप जब अपना फूड खाते हो, खाना खाते हो, तो खाना आप डाइजेस्ट करते हो या डाइजेस्ट अपने आप होता है? डाइजेस्ट सर अपने आप ही होता है। आप तो कुछ नहीं करते ना। नहीं। तो सांस आप ले रहे हो या ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है? ऑटोमेटिक मोड में है सर। दिल धड़कने के लिए बोलते हो दिल को, या ये अपने आप धड़कता है? अपने आप धड़क रहा है सर। अपने आप धड़कता है। जो ये धरती घूम रही है, स्पिन कर रही है, इसमें तुम्हारा कोई रोल है? तो तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम दूसरे एंगल से सोचो ना, तो सब ऑटोमेटिक, जो बड़ी चीज़ें हैं ना इस दुनिया में, वो ऑटोमेटिक मोड में हो रही हैं। खाना खा सकते हो तुम, डाइजेस्ट करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तुम कर रहे हो। जो बड़ी ग्रैंड पिक्चर है ना, मुझे लगता है उसको कोई और ही खेल रहा है, वो कोई और ही चला रहा है। खाना अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है आपके बिना किसी मेहनत किए। सांस आप ऑटोमेटिक मोड में ले रहे हो, दिल आपका अपने आप धड़क रहा है। लीवर से लेकर पता नहीं कितनी चीज़ें मैं ऐसा और बोल सकता हूँ। धरती अपने आप घूम रही है, ग्रेविटी अपने आप काम कर रही है। यानी जो बड़ी पिक्चर है ना, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो आप और हम एक्चुअली में देखें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार आपके तो हाथ में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जिसके हाथ में है, अगर वो अच्छी करना चाहेगा तो अच्छी कर देगा, बुरी करना चाहेगा तो बुरी कर देगा। और बुरी क्यों करेगा, अच्छी ही करेगा। समय की तो बात है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कुछ चीज़ें अलग लगती हैं, बड़े स्पैन ऑफ टाइम में वो चीज़ों को अगर आप देखें तो उसका रंग अलग नज़र आने लगता है। ग्रेट सर, बहुत ही एक्चुअल और पर्टिकुलर लेसन्स आपने दिए। मुझे लगता है इस पे कमेंट्स लोगों के यहाँ पे ज़रूर आएंगे। इनफैक्ट मैं अगर सुन रहा होता तो डेफिनेटली मैं कमेंट करता इस वाले सेगमेंट में। और जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप बताइए सर ने जो लाइन कही है कि आपको वाकई लग रहा है कि हाँ यार एक लेसन्स तो मिला सीखने को। ग्रेट सर। सो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब हम आपको देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और हर कोई ना एक टाइम मैनेजमेंट से परेशान है सर, कि टाइम नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट था, बल्कि जीवन में मुझे लगता है वहीं सबसे ज़्यादा टाइम था। बट हर कोई टाइम में फंसा हुआ है। आपका सर मैं शेड्यूल जानना चाहूँगा कि जब आप, क्योंकि ट्रैवल आप काफ़ी करते हैं, ट्रैवल के बाद जब आप घर पे या ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं 7-8 दिन घर पे, तो आपका सर डे शेड्यूल कैसा रहता है? देखो, टाइम मैनेजमेंट ना बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं तो कभी सोच रहा था कि मैं इस पर कोई कोर्स बनाऊं, जैसे आजकल कोर्स लोग बाग बनाते हैं। तो लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या है कि जब तक मुझे वो 100% सेटिस्फेक्शन ना हो, मैं बना ही नहीं सकता। और 100% सेटिस्फेक्शन आई नहीं रही मुझे बहुत सारे टाइम तक। मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ आपसे, है ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का स्क्रीन टाइम 8 से 9 घंटे का है, ये सबको पता है, ठीक। मतलब अभी भाई सब शूट कर रहे हैं, आप बैठे हो, मैं आप सबसे 2-3 सवाल पूछूंगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट में 100 बातों में एक बात समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं कि हम सबके पास मतलब अकूत संपदा हो, कभी ना ख़त्म होने वाला धन हो, अबंडेंस ऑफ मनी हो, पैसे का फ्लो इतना हो कि मतलब आप और हम संभाल ना सकें। या इसको हम फिक्स कर देते हैं कि हर 1 तारीख को अमरीश आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाएं। हाइपोथेटिकली सबके अकाउंट में, चलो आज 10-10 करोड़ रुपए दे दिया, आज मेरा दिल बड़ा खुश है, मान लेते हैं 1 मिनट, 10-10 करोड़ रुपए हर 1 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएं। तो मैं अगर इन सबसे पूछूं कि ये उस 10 और हर 1 तारीख को आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बॉन्ड लिख के दे रही है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, यू विल गेट 10 करोड़ रुपीज़ एवरी फर्स्ट। तो ये सबसे अगर मैं पूछूं तुम उस 10 करोड़ का क्या करना चाहोगे, तो क्या क्या जवाब देंगे आपके हिसाब से? 10 करोड़ रुपए मिलेगा हर रोज़, मतलब हर महीने, तो क्या क्या करेंगे उस पैसे का? 3-4 चीज़ों के बाद तो समझ ही नहीं नहीं, मैं वैसे बेटर लाइफस्टाइल क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? मतलब अमरीश को ही देते हैं हर महीने 10 करोड़ रुपए 1 तारीख को, राइट। तो मेरे को जो मेरी बैकेट लिस्ट में मेरी जो चाह है अब के जैसे बाद, कि जैसे कोई महंगी गाड़ी ले ली मैंने, महंगी गाड़ी खरीदेंगे, एक विला खरीद लिया, एक विला खरीदेंगे, थोड़ा फॉरेन ट्रिप करना, फॉरेन ट्रिप मारेंगे,
और फिर इसी को रिपीट कर पाऊंगा। फॉरेन बाकी ट्रिप, चीज़ें विला, कोई बोलेगा मैं स्पिरिचुअल काम करूंगा, कोई कहेगा मैं चैरिटी करूंगा, मैं यही दिमाग में आता है ना सब। और ये सब से पूछूंगा तो ये भी शायद कुछ ऐसे ही जवाब देंगे, विला, गाड़ी, मकान, घोड़ा, बंदूक टाइप कहानी। आप 1000 लोगों से सवाल पूछ लें, 1000 में से एक भी आदमी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं आईफोन 16 खरीदूंगा और उस पर रील देखूंगा। किसी के जहन में भी नहीं आएगा फ़ोन खरीदना और चलाना। राइट। 1000 लोगों से पूछ के बैठ लें, कोई एक भी नहीं बोलेगा आपको। 1000 में से एक भी बोलेगा ना तो आप मुझे बताना। आप ये ट्राई करना, जहां जाना उनसे पूछना, अबंडेंस ऑफ मनी हो क्या करेंगे। फ़ोन खरीदूंगा, उस पर वीडियो देखूंगा, उस पर पॉडकास्ट देखूंगा, कोई नहीं बोलेगा। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि लोगों को असली में खुशी इन सब चीज़ों से मिलती ही नहीं है। लोगों को खुशी मिलती है ट्रैवल करने से, लोगों को खुशी मिलती है विला बनाने से, लोगों को खुशी मिलती है गाड़ी लेने से। तो ये 7-8 घंटे क्यों ज़ाया करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? एक्चुअली में हैप्पीनेस तो यहाँ है ही नहीं उनकी। हैप्पीनेस होती तो अमरीश सबसे पहले बोलता 1 करोड़ मेरा, अरे सर सोने का फ़ोन खरीदेंगे और आज 6 घंटा रील देखते हैं तो 10 घंटा देखेंगे क्योंकि इसमें मज़ा बहुत आता है अपने को। लेकिन आप नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोलेगा। एक्चुअली में खुशी नहीं मिल रही। तो मैं चाहता हूँ जिसमें खुशी ही नहीं मिल रही उसमें 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्यों ख़राब करने हैं, और वही टाइम निकाल के जहाँ खुशी मिलती है वहाँ ही तो इन्वेस्ट करना है। ग्रेट सर। सच में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा लोगों को आएगी कि हाँ यार हम क्या कर रहे हैं फ़ोन में। अगर कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, पर मुझे नहीं लगता, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मुझे लगता है मैं भी दिन के 3-4 घंटे और इन्हीं सब सोशल मीडिया और इन सब में ही गंवा रहा हूँ। इस पे ध्यान देता हूँ सर मैं भी। और सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि हमारा एक फिन पॉडकास्ट है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फाइनेंसेस के बारे में भी जानना चाहते हैं जो हमारे गेस्ट आते हैं। सर इतने टाइम काम करने के बाद, गॉड ग्रेस आपने बहुत अच्छा किया है, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो पैसा आपके पास आया, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुछ लोग इक्विटी में लगाते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं। हाउ यू मैनेज? देखो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, जी। ठीक है। और हम सब लोगों का जो डीएनए है ना, वो कोई 4 लाख साल पुराना तो है ही। और मैं उसमें ख़ास तौर पे इस बात को मानता हूँ कि मेरा डीएनए मुझे बार बार रियल एस्टेट में लेके जाता है। ओके। क्योंकि रियल एस्टेट और गोल्ड ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आदमी 4 बार सोचता है कि लगाऊं ना लगाऊं। और ये भी 4 लाख साल का जो डीएनए उसी के कारण होता है। खैर उस पर तो मैं नहीं बताऊंगा, इतना लंबा टाइम चला जाएगा कि डीएनए कैसे आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। कि आपका डीएनए आपको बचत करने के लिए रोकता है और खर्च करने के लिए क्यों उकसाता है। आप हमेशा देखना, बचत करने का मन नहीं करेगा, खर्च करने का मन करेगा। जी। पैसा आएगा और उछलेगा बार बार, निकलूं निकलूं निकलूं। ये आपके कारण नहीं है, ये जो 4 लाख साल का डीएनए है उसके कारण होता है। खैर वो अभी नहीं, उस पर मैं चर्चा करता। मैं तुम्हारे सवाल का कट शॉर्ट जवाब देता हूँ कि मैं रियल एस्टेट का आदमी हूँ। तो मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में, धरती पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती ही है। इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये इसकी सप्लाई बड़ी शॉर्ट है, सीमित है, बढ़ने वाली है नहीं, और डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा लॉ है, जो सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट अप्रिशिएट होता है। तो मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट का आदमी हूँ। मैंने पहली प्रॉपर्टी 2003 या 4 में शायद खरीदी होगी, यहाँ तक याद नहीं आ रहा। कोई 25-30 लाख रुपए का मैंने पहला फ्लैट खरीदा था। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी। मेरा दोस्त था नवीन, अब वो नहीं है इस दुनिया के अंदर, उसने मुझे ज़िंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट कराई। मतलब मेरे साथ का ही दोस्त था, वो अनफॉर्चुनेटली चला गया हमारे को छोड़कर, लेकिन वो मुझे हमेशा याद आता है क्योंकि लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट उसने ज़बरदस्ती मुझसे कराई। मैंने उसको बोला भाई मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा। उसने बोला नहीं नहीं, तूने फ्लैट लेना ही लेना है, अभी सिर्फ 10% देना है, धीरे धीरे दे देगा, तू कमा लेगा। थोड़ा टाइट होना चाहिए ज़िंदगी में, टाइट होगा तो मेहनत करेगा। तो उसने मेरे को लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट कराई। ओके। तो जैसे अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो क्या आपका लाइक जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है उसको इक्विटी में कुछ है सर, नंबर परसेंटेज? नहीं बिल्कुल है। ओके। लेकिन मेजर पोर्शन रियल एस्टेट में। अंडरस्टूड। ग्रेट सर। मैं एक, क्योंकि आपकी मोटिवेशनल लाइन हमेशा वायरल होती है रील्स में, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ रहते हैं। मैं कई बार तो ऐसा होता है कि कई मैसेज आप कर रहे होते हो और मैं आप ही की रील देख रहा था उस दिन, तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि यार बड़ा अच्छा लगा मुझे उस दिन। कोई एक लाइन सर जो आप जब भी स्टेज से बोलते हैं और लोग बड़ा मोटिवेट होते हैं, बट साथ में आपको भी वो ऊर्जा देती है वो लाइन? बहुत सारी लाइनें हैं यार।
मतलब एक नहीं, बहुत लाइनें हैं। कोई एक अगर आप हाँ, मैं उसमें से अगर एक चुननी हो तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि लाइफ में छोटे टारगेट बना के अचीव करने से अच्छा होता है कि बड़े टारगेट बना के फेल हो जाया जाए। ज़िंदगी में छोटे गोल्स रख कर अचीव करने से बेहतर है बड़े गोल रखे जाएं और उसमें फिर फेल हो जाया जाए। आपने 10 का गोल लिया और 100% अचीव किया तो आपके हाथ में 10 ही है। आपने 100 का गोल लिया और 20% भी अचीव किया तो भी आप डबल कर गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे गोल ना रखें और उसको अचीव करके खुश ना हो। बेटर है कि बड़े गोल रखें और फेल हो जाएं उसमें, तो उड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट में एक बात जानना चाहूँगा आपसे, इतने साल आपने स्टेज पे स्पीच दी है, कभी कहीं बाहर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कोई एक ऐसा इंसान आपको मिला, और कुछ वैसे तो बहुत से लोग मिलते हैं बट उसकी बातें आपको याद हो कि मतलब उसने कुछ ऐसा कहा हो आपके लिए बहुत कि मैं बहुत आपकी वीडियोस देख बहुत के। बहुत कोविड के बाद तो बहुत मतलब कोविड में तो ट्रैवलिंग रुक गई थी 2 साल, और शायद सोशल मीडिया की ग्रोथ भी सब लोगों की कोविड में ज़्यादा हुई। जी रीज़न क्योंकि लोग घर पे थे तो यूट्यूब पे देख रहे थे, तो बहुत व्यूअरशिप भी बहुत आया लोगों का, सब्सक्राइबर भी लोगों के बहुत बड़े, और हमारा कंटेंट भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल था तो लोगों ने बहुत सराहा। बड़े लोग मिले यार और बड़ी सारी बातें लोगों ने करी। मतलब मैं तो मतलब अनगिनत बातें करी। अनगिनत का मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई मुझे, मतलब एक व्यक्ति मिला मुझे यार कि सर हम बर्बाद हो गए थे, आज हम 200 करोड़ के मालिक हैं आपकी बात सुन के। तो मैं सोचता हूँ इतने तो मैंने भी नहीं कमाया यार अपनी बात सुनकर। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है। लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला आज से कुछ हो गया अब तो काफ़ी समय, तो उसने मुझे जो बात बोली वो मतलब मेरे लिए शायद बेस्ट रिवॉर्ड और गिफ्ट होगा अब तक का जो भी कुछ मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर। वो उसको डायलिसिस होता था अमरीश, और उसका किडनी ख़राब था दोनों। तो मुझे किसी ने मिलवाया कि ये व्यक्ति हैं ऐसा, आपको बहुत सुनते हैं, तो आप एक बार इनसे मिल लीजिए। तो मैं चला गया मिलने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि मुझे डायलिसिस होता है और हफ्ते में 2 बार मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। तो मैं पूछ रहा था कि कैसा रहता है, तो उसने बोला वो पिन विन लगाते हैं, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, 3 घंटा 2.5-3 घंटा लग जाता है एक बार में, और फिर जिस दिन वहाँ से आते हैं तो अगला दिन बहुत लथार्जिक सा होता है, पेनफुल है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो फिर हंसने लगा। तो कह रहा जब पहले पहले जाता था 3-4 घंटे बहुत दर्द होता था, फिर मुझे किसी ने ना आपका वीडियो दे दिया एक, तो फिर अब मैं जब भी जाता हूँ तो मैं कान में वो लगा लेता हूँ आपके लीड, और आपका वीडियो चलता रहता है 2-3 घंटे, और मुझे पता ही नहीं चलता मेरा डायलिसिस कब हो गया। और मैं मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। पहले के सारे डॉक्टर बोलते हैं पहले तो रोता रहता था, इतना तकलीफ होता था, अब तू कह रहा मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बातें कान में जाती रहती हैं ऐसी ऐसी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो अब मुझे जब डायलिसिस के लिए जाना होता है तो मुझे ऐसा कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि आप साथ में हो, आप कुछ ना कुछ बढ़िया बताते रहोगे। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा यार। मैंने कहा यार बताओ, ईश्वर से आदमी और क्या चाहेगा कि कोई इस तरह से भी आपको प्रेज़ कर रहा है। ग्रेट सर। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो लोग, क्योंकि आपकी वीडियोस लोग इतना सुनते हैं और वो फील जब जब हो रहा है कि हम लोग ही फील कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग पीछे बैठे हैं वो सब फील कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनको भी। तो फीलिंग ही है सर, आपने आपकी बातों में वो जादू है, आपका एक्सपीरियंस है। सर एक लास्ट सवाल ये है मेरा कि यहाँ से आज 2024 एंड होने वाला है, आपका एक कुछ एक माइलस्टोन है जो आपको अचीव करना है? यार मैं इस तरह की ना चीज़ें बनाता ही नहीं हूँ, मेरा अच्छा। नेचर में नहीं है। मैं आज कल महीने में जीने वाला आदमी हूँ। ओके। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा बड़ा सोच के कुछ ऐसा, मतलब मैं इंडिविजुअली नहीं करता। मैं ठीक है, होपफुल है, हर आदमी होपफुल होता है कि आगे चलकर ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरह का मेरा सोचना है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं अगले 4-5 साल में शायद ये सब छोड़ दूंगा और मेरा कुछ और दिशा में जाने का इरादा क्या है। दिशा है सर, हम भी जानना चाहेंगे वो। अब ये तो अभी तो अच्छा क्या वो है, सीक्रेट आपने अभी रखा क्या, हुआ है? हाँ अभी मेरे को ओके। ऐसा लगता, मतलब आसान नहीं है वो, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस हैं उसमें। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मुझसे ये छूटेगा, 3 साल में छूटे, 4 में छूटे, 5 में छूटे, 10 में छूटे, लेकिन ये छूटेगा ज़रूरी है, मुझे पता है। ओके ग्रेट सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी वैल्यूबल बातें कही हैं, और जो लोग यहाँ तक सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे ये पॉडकास्ट एंड क्यों हो रहा है। सो थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया, और इतने सारे सब्सक्राइबर्स जो व्यूअर्स जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्पेशली थैंक यू सो बहुत मच सर बहुत आपका। शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे सारे सवाल पूछने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे के सारे जितने भी लोग अमरीश के फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने सही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सर। लाइफ में छोटे टारगेट बना के अचीव करने से अच्छा होता है कि बड़े टारगेट बना के फेल हो जाया जाए। 10 का गोल लिया और 100% अचीव किया तो आपके हाथ में 10 ही है। आपने 100 का गोल लिया और 20% भी अचीव किया तो भी आप डबल कर गए।